लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में शांति शिक्षा में सतत विकास, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक बोध। आज हम लोगों को पढ़ना है सामाजिक बोध के आधार। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक बोध या सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक बोध के लिए विभिन्न प्रकार के शोध कार्य आज हो रहे हैं। वर्तमान मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक बोध को समझने के लिए उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर शोध कार्य किए हैं या उसके प्रभाव को जानने के लिए प्रयास किया है। सामाजिक बोध के कौन कौन से पक्ष हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सामाजिक बोध समाज में सामाजिक संबंधों को या सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक बोध के जो आधार हैं उसमें है पहला स्कीमा, दूसरा स्वतः एवं स्वचालित प्रक्रमण, तीसरा है सामाजिक बोध में त्रुटियां और चौथा है भाव एवं सामाजिक बोध। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? प्रायः हम जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र हम अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और उससे संबंधित कोई बात आने पर उसका हम प्रत्यक्षीकरण वैसा ही करते हैं जैसा हमने उसकी आकृति या उसकी जो हमने जिसका चित्र हमने अपने मस्तिष्क में बना रखा है। अब इसे हम देखते हैं। स्कीमा वह मानसिक साँचा है जो किसी विषय वस्तु के बारे में निर्मित होता है। उसमें हमें सामाजिक सूचनाओं को संगठित करने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई भी व्यवहार देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं उसका एक चित्र हम अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उसका पुनर्स्मरण करके उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेकानेक प्रकार के स्कीमा भंडारित हैं और वह हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो हमारी स्मृति होती है, स्मृति में जो हमने भंडार कर लिया है स्कीमा के आधार पर सूचनाओं को, तो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसमें कौन कौन संरचनाएं होती हैं उसको हम देखेंगे। इसकी पहला स्कीमा मानसिक संरचना है। स्कीमा एक मानसिक संरचना है और ये इसमें संबंधित है। इन्हीं के संदर्भ में हम किसी वस्तु या सूचना की व्याख्या करते हैं। जिस भी वस्तु या घटना के बारे में जिस प्रकार का हम स्कीमा बनाते हैं उसी के अनुसार वस्तु या सूचना की हम व्याख्या करते हैं। इसके बाद है स्कीमा का निर्माण अनुभवों पर आधारित होता है। जो भी अनुभव होते हैं उनके आधार पर हम स्कीमा बनाते हैं। इसके बाद स्कीमा का स्वरूप व्यक्ति की संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। स्कीमा का स्वरूप है वह व्यक्ति की संस्कृति पर निर्धारित होता है, क्योंकि हमारी सोच समझ वैसे ही होती है। इसके बाद एक बार स्कीमा निर्मित हो जाने पर उसका हमारे सामाजिक व्यवहार पर प्रबल रूप में प्रभाव पड़ता रहता है। यदि एक बार हमने किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में जो भी मानसिक प्रतिबिंब बना रखा है उसके आधार पर हम आजीवन सामाजिक व्यवहार को उसके आधार पर ही हम करते हैं। या हम यदि हमने किसी व्यक्ति के बारे में कोई एक प्रतिबिंब बना रखा है, जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति के बारे में बना रखा है कि ये बहुत ईमानदार है, तो हम आजीवन उसके बारे में उसी प्रकार की सोच रखते हैं। अब हम देखेंगे स्कीमा के प्रभाव। स्कीमा का हमारी 3 बोधात्मक प्रक्रियाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। पहला है अवधान। आप सभी जानते हैं जो कुछ भी हम देखते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं उसको स्कीमा प्रभावित करता है कि हम किस पर ध्यान दें, किस पर ध्यान ना दें। उसके बाद है कूट संकेतन। कूट संकेतन को भी स्कीमा प्रभावित करता है। जो कुछ भी घटनाएं हो रही होती हैं उनको हम किस प्रकार समझें, यह स्कीमा पर निर्भर करता है। स्कीमा उसे प्रभावित कर देता है। उसके बाद है पुनरुद्धार या पुनर्स्मरण। स्कीमा से संबंधित स्कीमा इसे प्रभावित करता है, हम उन्हीं घटनाओं के बारे में पुनर्स्मरण कर पाते हैं या वैसा ही पुनर्स्मरण करते हैं जैसा हमने पूर्व में सूचना प्राप्त कर रखी है। इसके बाद हम देखेंगे स्वतः एवं स्वचालित प्रक्रमण। स्वतः एवं स्वचालित प्रक्रमण इसे हम देखेंगे। हमारा तंत्र
सभी सूचनाओं का प्रक्रमण एक साथ करने में सक्षम नहीं होता। हम एक एक करके सूचनाओं का प्रक्रमण करते हैं। ऐसी दशाओं में शीघ्र एवं सहज रूप में निर्णय लेने के उपायों पर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें स्वतः शोध प्रमुख है। हम किसी भी घटना के बारे में एक साथ उस पर जो है हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं, उसमें हम एक एक करके घटनाओं का वर्णन करते हैं, एक एक घटना पर हम ध्यान देते हैं, जिसमें स्वतः शोध प्रमुख है। अब स्वतः शोध जो प्रमुख है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्रमबद्ध रूप से कार्य करते हैं। तो पहला है प्रतिनिध्यात्मक स्वतः शोध। प्रतिनिध्यात्मक स्वतः शोध से आशय है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं तो वह प्रतिनिध्यात्मक स्वतः शोध होता है। इसमें हम स्वयं से किसी भी वस्तु या घटना के बारे में अपने स्तर से जांच करने का प्रयास करते हैं या हम अपने स्तर से उस पर संज्ञान लेते हैं। दूसरा है उपलब्धता स्वतः शोध। उपलब्धता स्वतः शोध से आशय है कि जो भी वस्तु उस वातावरण उस परिस्थिति में उपलब्ध होती है उसके बारे में हम पहले ध्यान देते हैं कि कौन सी वस्तुएं कौन सी घटनाएं पहले से उपलब्ध हैं और उसके आधार पर हम स्वतः शोध करते हैं कि हमें आसानी से क्या मिल जाता है। इसके बाद रंजक। रंजक से आशय है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई चिन्ह या संकेत किसी वस्तु के पुनर्स्मरण या पहचान में वृद्धि कर देता है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि यह उस घटना से संबंधित होता है जिसके बारे में हम पहले से कोई न कोई पहचान जानते रहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि यदि हमने कोई ऐसी फिल्म देखी जो रोमांटिक है, अच्छी है, जिसमें जो है प्रसन्नतापूर्ण भाव है, तो हम ऐसी परिस्थिति आने पर वैसा ही विचार करते हैं। लेकिन यदि हमने कोई ऐसी फिल्म देख ली जो डरावनी है, जिसमें हमें डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, तो वैसी परिस्थिति आने पर यदि वैसा ही व्यवहार हम करने लगते हैं। इसके बाद है सामाजिक चिंतन में स्वचालित प्रक्रमण। सामाजिक चिंतन में स्वचालित प्रक्रमण का भी अहम स्थान है। जिस विषय के बारे में चिंतन करते वक्त ऐसे कार्यों का हम प्रक्रमण करते हैं जो स्वचालित हैं, तो वह हमारे सामाजिक बोध या व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक बोध में यह प्रक्रिया सन्निहित होती है। इसका आशय कि जब हमें किसी सूचना का अत्यधिक अनुभव जानकारी हो जाती तो उस कार्य करने में हम सूचना प्रक्रमण में विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है तो उस समय वह उस पर विशेष रूप से ध्यान देगा। साइकिल चलाते वक्त हैंडल पर या जहां पर पैडल पर सब जगह विशेष रूप से ध्यान देता है। किंतु यदि उसके बारे में वह पारंगत हो जाता है तो वह बिना इन सब पर ध्यान दिए हुए आसानी से साइकिल चलाता हुआ निकल जाता है। इसलिए कहते हैं सामाजिक चिंतन में स्वचालित प्रक्रमण अहम भूमिका निभाता है। अब है सामाजिक बोध में त्रुटियां। सामाजिक बोध में त्रुटियों का भी अहम स्थान है। त्रुटियों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक बोध उत्पन्न करते हैं। जैसे सबसे पहले है सामाजिक बोध में दो प्रकार की त्रुटियां मुख्यतः है। एक होती है नकारात्मक अभिनीति और दूसरा होता है सकारात्मक अभिनीति, जिसमें सबसे पहले हम देखें और वह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती। पहले है नकारात्मक अभिनीति। नकारात्मक अभिनीति से मतलब यह है कि हम अपने समाज में सामाजिक बोध को निर्धारित करते समय कुछ ऐसे व्यवहार नकारात्मक रूप से उत्पन्न करते हैं या उनके बारे में नकारात्मक रूप से अभिनीति बना लेते हैं, जिसमें हम सदैव उसके प्रति नकारात्मक व्यवहार ही करते हैं या यदि हमारी सोच वैसी उत्पन्न हो जाती है तो सदैव हम उसके बारे में नेगेटिव विचार ही व्यक्त करते हैं। दूसरा है आशावादी अभिनीति। आशावादी अभिनीति से मतलब यह है कि हम सामाजिक बोध में आशावादी अभिनीति के द्वारा कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जिसमें हम आशावादी विचार रखते हैं कि यह कार्य होगा और यह जरूर होगा और सफल होगा, इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद है प्रतितथ्यात्मक चिंतन। जब हम किसी वस्तु के विषय में प्रतितथ्यात्मक चिंतन करते हैं तो वह सामाजिक बोध की एक त्रुटि है। प्रतितथ्यात्मक चिंतन का मतलब यह है कि यदि कोई घटना घटित होती है तो उसके बारे में हम प्रतितथ्यात्मक चिंतन करते हैं। जैसे
इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर चिंतन, ऊर्ध्वगामी प्रत्यध्यात्मक, अधोगामी प्रत्यध्यात्मक और निष्क्रियात्मक अकर्मणता। अब यहाँ पर पहले है ऊर्ध्वगामी। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसके बारे में वह ऊर्ध्वगामी प्रत्यध्यात्मक चिंतन करता है। इसका आशय यह है कि यदि वह परीक्षा में परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह अपने मन से ये कल्पना करता है कि परिणाम और भी बुरा हो सकता था, इसलिए जो है ठीक है। इसके बाद है अधोगामी सोच। अधोगामी सोच में वह सोचता है कि जो कुछ है वह अच्छा है, परिणाम इससे भी बुरा हो सकता था। इसके बाद है निष्क्रियात्मक अकर्मण्यता, कि जो जैसा ही वह है वैसा ही ठीक है, इसमें वो किसी भी कार्य के लिए सोच नहीं रखता है। इसके बाद है जादुई चिंतन। जादुई चिंतन क्या है? जादुई चिंतन सामाजिक बोध की त्रुटि का एक ऐसा पक्ष है जिसमें किसी कार्य के बारे में व्यक्ति यह सोचता है कि यह कार्य इतनी सफलता से कैसे किया जाए। यह सोचना कि यदि 2 वस्तुएं समान दिखें तो उसमें कैसी मौलिकता देखनी चाहिए। इसके बाद है विचार दमन। मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें आती रहती हैं जिसका व्यक्ति क्या करता है? दमन कर देता है। वह उसे चेतन मन में आने नहीं देता है, क्योंकि यदि वह चेतन मन में आती है तो वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का रूप लेती है। इसी को हम कहते हैं विचार दमन। उन सूचनाओं या उन घटनाओं को चेतन मन में आने से रोकना। इसके बाद है भाव व बोध। भाव व बोध भी सामाजिक बोध को प्रभावित करता है, या उसका एक पक्ष है। भाव के द्वारा बोध को प्रभावित करता है। कैसे होता है? सबसे पहले देखेंगे भाव का बोध पर प्रभाव। भाव का बोध पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जिस भाव में कोई कार्य सीखते हैं वह बोध को प्रभावित करता है। यदि किसी कार्य को सीखते समय हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमारा जो बोध होता है वह उसी तरह उसी स्थिति में हम सीखते हैं। और यदि हम क्रोधित हैं या हम किसी प्रकार से नकारात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित हैं तो वह भी हमारे बोध को प्रभावित करेगा। तो जिस प्रकार के हमारे भाव हैं हम उसी प्रकार से बोध को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है मनोदशा एवं विस्मृति। मनोदशा एवं विस्मृति मतलब है कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते समय हमारी मनोदशा नकारात्मक है, तो हम उस व्यवहार को तभी सीखेंगे या उसी परिस्थिति में सीख पाएंगे जब हमारी दशा नकारात्मक हो। और यदि हम किसी व्यवहार को सीखते समय हमारी मनोदशा सकारात्मक है, प्रसन्न है, तो हम उस व्यवहार को तभी सीखेंगे तब उस दशा में ही अच्छा होगा जब हम प्रसन्नचित होंगे या हम प्रसन्न महसूस कर रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी कार्य को सीखते समय जैसी हमारी मनोदशा होगी तो उस व्यवहार को हम उसी परिस्थिति में स्मरण कर सकते हैं जब हम जिस परिस्थिति में हमने उसे सीखा था। इसके बाद है मनोदशा एवं सृजनशीलता। मनोदशा का सृजनशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी मनोदशा सकारात्मक है तो हम सृजनशील होते हैं और वह सृजनशीलता अच्छी होती है, सामाजिक होती है और समाज के लिए इस प्रकार उपयोगी होती है। किंतु यदि हमारी मनोदशा नकारात्मक है तो हम इस प्रकार के सृजनशीलता में सहभाग नहीं कर पाते हैं और सृजनशीलता में हम पीछे रह जाते हैं। इसके बाद है मानसिक सम्मिश्रण। मानसिक सम्मिश्रण से आशय यह है कि विभिन्न परिस्थितियों में जब हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं उस समय मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की जो है हलचल चल रही होती है, कभी सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक होता है। ऐसी स्थिति में जब हम निर्णय लेते हैं वो मानसिक सम्मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है बोध का भाव पर प्रभाव। बोध का भी भाव पर प्रभाव पड़ता है। हमको अपने समाज में जो भी घटनाएं, वस्तुएं या व्यवहार हैं उनका जिस प्रकार से बोध होता है उसी प्रकार का हमारे भाव पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हमने किसी भी वस्तु के बारे में सकारात्मक बोध कर रखा है तो वह उस तरह घटना आने पर हमारे भाव सकारात्मक होंगे।
और यदि हमने किसी घटना या विषय वस्तु के बारे में एक नकारात्मक स्मृति बना रखी है, विचार बना रखा है, तो वह नकारात्मक भाव को प्रेरित करता है। इसी प्रकार बोध भी भाव को प्रभावित करता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आक्रामकता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।